हॉरर फाइल्स की पहली एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की पहली कहानी आई है हमारे ही शो की नरेटर आर के उसकी माँ के साथ घटी हुई एक खौफनाक कहानी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है आर के की माँ नीलिमा की, जब वो सिर्फ 14-15 साल की थी। नीलिमा पंजाब की अमृतसर शहर में रहने वाली एक लड़की है। नीलिमा के घर में 8 फैमिली मेंबर्स हैं। नीलिमा, उनके माँ बाप, उनके 2 भाई और उनके 2 बहनें और उसकी एक दादी। उसके फैमिली काफ़ी पुराने ख्यालों के लोग थे। पूजा पाठ, पुरानी रीति रिवाज, भूत प्रेत, आत्माएं, पेड़ पौधे, इन सब पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वो लोग जितना भगवान पे विश्वास रखते थे उतना ही भूत प्रेत आत्माओं पर भी विश्वास रखते थे। ये बात उन दिनों की है जब नीलिमा के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी और छुट्टियां पड़ने में केवल सिर्फ एक ही दिन रह गया था। और स्कूल का काम लेने के लिए यानी स्कूल से होमवर्क लेने के लिए नीलिमा अपनी एक सहेली जिसका नाम प्रिया है उसके साथ स्कूल जाती है। स्कूल से होमवर्क लेके नीलिमा और उसकी सहेली वापस अपने घर आती है। वो दोनों पैदल ही अपने घर वापस आती है और रास्ते में नीलिमा को बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगती है। नीलिमा सोचती है यहाँ आसपास तो टॉयलेट करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। उसके सामने एक पेड़ होता है जहाँ उसकी फ्रेंड प्रिया उसको कहती है, कोई बात नहीं, तुम इस पेड़ के पीछे जाकर टॉयलेट कर सकती हो। लेकिन नीलिमा अपनी सहेली को मना करती है और कहती है, मेरी माँ ने मना किया है, ऐसे सुनसान जगह पेड़ों पौधों पर टॉयलेट नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ किसी भी भगवान या फिर शैतान का वास हो सकता है। उसकी फ्रेंड प्रिया उसको कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पुराने सोच वाले लोगों का कहना है, इसलिए ऐसी बातों पर ज़रा तुम ध्यान मत दो, तुम जाके कर लो टॉयलेट, इससे कुछ नहीं होगा। प्रिया के बार बार कहने पर नीलिमा उस पेड़ के पास जाकर वो टॉयलेट कर देती है। लेकिन नीलिमा को अंदाज़ा नहीं था उसका ये कदम उसके आने वाली ज़िंदगी में बहुत भारी पड़ने वाले हैं। टॉयलेट करने के बाद निकिता और अपनी सहेली वापस घर चली जाती है। उसकी फ्रेंड प्रिया भी अपने घर चली जाती है और नीलिमा भी अपने घर वापस आती है। लेकिन घर आने के बाद नीलिमा को बहुत अजीब अजीब सा फील करने लगता है। नीलिमा को ऐसा लगता है कि वो कोई उसके पीछे चल रहा है, कोई उसके कान में फूंक रहा है या फिर कोई उसको देख रहा है। और उसी रात नीलिमा की माँ उसके कमरे में जाती है नीलिमा को डिनर के लिए बुलाने के लिए। जब वो कमरे पे जाती है तो नीलिमा की माँ देखती है कि नीलिमा तो दीवारों में देखकर अकेले में बातें कर रही है। ये सब देखकर नीलिमा की माँ हैरान रह जाती है कि नीलिमा किससे बात कर रही है, वो भी दीवारों में देखकर। नीलिमा की माँ नीलिमा के पास जाती है और पूछती है, बेटा तुम्हें क्या हो गया है, तुम किससे बात कर रही हो अकेले में। तभी नीलिमा कहती है, माँ मुझे दीवारों पे 3 आदमियों का परछाई दिख रहा है माँ। ये 3 आदमी घोड़े पे सवार होके हाथ में तलवार लेके एक जंग लड़ रहा है। देखो माँ, मुझे ये परछाई दिख रहा है। नीलिमा की माँ ये सुनकर दंग रह जाती है कि इसकी बेटी ये क्या बोल रही है, क्या हो गया है इससे, क्योंकि नीलिमा कभी ऐसा मजाक नहीं करती थी। फिर नीलिमा की माँ उससे कहती है, बेटा शायद ये तुम्हारा वहम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, दीवारों पे कुछ भी नहीं है, डिनर हो चुका है, तुम नीचे आ जाओ डिनर करने के लिए। नीलिमा की माँ ये कहकर नीलिमा की रूम से वापस जाने के लिए कदम बढ़ाती है। वो जा ही रही होती है कि पीछे से उसको आवाज़ आती है, मैं नीलिमा को अपने साथ ले जाऊंगा, कोई नहीं बचा सकता उससे। ये सुनकर नीलिमा की माँ झटके से पलटती है और वो देखती है नीलिमा बैठी हुई है। लेकिन नीलिमा की माँ को समझ आ गया था
कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है। इसके बाद नीलिमा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। वो खुद से बातें करने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो कभी अपने ही भाई बहनों पर हमला करने लगती है। नीलिमा की इन सब हरकतों से उनके माँ बाप और उनके दादी बहुत परेशान हो गए थे। फिर उसकी जो दादी है वो एक गुरुमा से मिलती है। उसकी दादी गुरुमा को अपने घर लाती है इस उम्मीद के साथ कि गुरुमा उसकी पोती को ठीक कर देगी। लेकिन गुरुमा नीलिमा को देखते ही कहती है, इस लड़की के अंदर बहुत ही शक्तिशाली और बुरी आत्माओं ने प्रवेश कर लिया है। इसको ठीक करना मेरे बस की बात नहीं। मैं कुछ वक्त के लिए इन आत्माओं को शांत ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन इसको पूरी तरह से मैं ठीक नहीं कर सकती। इसको सिर्फ केवल वही ठीक कर सकता है जिसने कई सारी सिद्धियाँ प्राप्त की हो। ये बातें सुनकर नीलिमा के पेरेंट्स और उसकी दादी बहुत ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। एक रात नीलिमा की बहन सुशीला अपने कमरे में सोई रहती है। देर रात उसकी नींद खुलती है एक आवाज़ से। उसके कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। सुशीला सोचती है कि इतनी रात को उसके कमरे के बाहर कौन हो सकता है। सुशीला अपने कमरे से बाहर निकलती है। फिर सुशीला चेक करने के लिए कॉरिडोर में घूमने लगती है। वो इधर उधर जाती है और वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर सुशीला अपने कमरे में वापस जाने के लिए डिसाइड करती है। वो अपने कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ा ही रही थी, पीछे से एक आवाज़ आती है, तू यहाँ क्या कर रही है लड़की? ये सुनते ही सुशीला पीछे पलट के देखती है और जब वो देखती है जो नज़ारा था उससे सुशीला की चीखें निकल जाती है। वो देखती है उसके पीछे उसकी बहन नीलिमा खड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका है, उसकी बाल खुले हुए थे, तेज़ हवाएं चल रही थी जिससे उसकी बाल उड़ रही थी। और उससे भी ज़्यादा खौफनाक ये बात था कि सुशीला को नीलिमा के पीछे 3 आदमियों का साया दिख रही थी। सुशीला चीख ही रही थी कि नीलिमा उसके सामने एक झटके में आ जाती है। उसके बाद नीलिमा सुशीला के गला दबा देती है और वो सुशीला को कहीं दूर फेंकती है। सुशीला दूर जाके दीवार से टकरा के गिरती है जिससे उसको बहुत चोट लगती है। चोट लगने के कारण सुशीला बेहोश हो जाती है और ये सब आवाज़ें सुन के उसके पूरे फैमिली जाग जाते हैं। उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके दादी, उनकी बहनें सब आते हैं और वहाँ का जो नज़ारा था ये देखकर उनके सारे फैमिली दंग रह जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके सब लोग मिल के नीलिमा को कंट्रोल करते हैं। गुरुमा को बुलाते हैं, कुछ पल के लिए सही नीलिमा को शांत कर देती है और दूसरी तरफ सुशीला को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और सुशीला जब होश में आती है तो उसके साथ जो घटी हुई घटना उनके फैमिली मेम्बर्स को बताती है और ये सब सुन के उनके फैमिली बहुत टेंस हो जाते हैं। फिर उनके फैमिली डिसाइड करते हैं कि नीलिमा को कुछ भी करके जल्द से जल्द ठीक करना ही होगा। नीलिमा की माँ अपने मायके वालों से ये सब बातें शेयर करती है, उसे डिस्कस करने लगती है। फिर जो उसकी जो बाप है यानी नीलिमा की जो नाना है वो नीलिमा की माँ को कहती है कि एक काम करो, तुम नीलिमा को लेके यहाँ आ जाओ। मैं एक पंडित जी को जानता हूँ जो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक झोपड़ी में रहता है, शायद वो ज़रूर नीलिमा को ठीक कर सकता है। फिर नीलिमा के पेरेंट्स ऐसा ही करता है। उसके अगले दिन ही नीलिमा के पेरेंट्स नीलिमा को लेके नीलिमा के जो नाना है उसके घर जाते हैं और फिर वहाँ से उस पंडित जी के जो घर है, उस पंडित जी के जो गांव है वहाँ जाते हैं। पंडित जी के पास पहुँचने के बाद नीलिमा के साथ जो भी हुआ है, जो सारी घटनाएं हैं, ये सब पंडित जी को बताता है। फिर पंडित जी कहता है, मैं इस बच्ची को शायद ठीक नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसके अंदर 3 शक्तिशाली आदमियों की आत्माओं ने इसके शरीर को कैद कर लिया है। इसको ठीक करना शायद मेरे बस की बात नहीं, और अगर मैंने इसको ठीक करने के लिए सोचा भी या कुछ भी किया तो शायद ये बच्ची ठीक भी हो जाए, लेकिन मैं कभी ठीक नहीं रह पाऊँगा। ये सुनकर नीलिमा के पेरेंट्स बहुत टेंशन में चले जाते हैं।
फिर नीलिमा के पेरेंट्स पंडित जी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ भी करके उसकी बेटी को ठीक कर दीजिए बस। अगर ये ऐसी ही रही तो इसकी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पंडित जी फाइनली डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मैं इस बच्ची के खातिर मैं ठीक कर लूँगा इस बच्ची को, लेकिन इसके बाद मैं कभी ठीक नहीं रह पाऊँगा। फिर पंडित जी कुछ एक रिचुअल्स करते हैं। नीलिमा के शरीर में जो 3 आदमियों के जो आत्माएं हैं उसको निकालने की बहुत मुश्किलों से पंडित जी नीलिमा के शरीर से वो तीनों आत्माएं निकालने में कामयाब होते हैं। पंडित जी कहता है इस बच्ची के अंदर 3 आदमियों के आत्माओं ने इसके शरीर को कैद करके रखा था और वो 3 आदमी सैनिक थे। शायद इस बच्ची ने एक पैर के सामने टॉयलेट किया था, जिसकी वजह से वो जो 3 आत्माएं हैं उसने आपकी बच्ची के शरीर के अंदर प्रवेश कर ली, क्योंकि इतनी सालों से ये जो तीनों आत्माएं हैं उसी पैर में कैद था। उसके बाद उसकी जो फैमिली है नीलिमा को लेके वापस घर आते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक से बहुत ज़ोर से तूफानें चलने लगती है, बिजली कड़कने लगते हैं, बहुत ज़ोर से बारिश होने लगते हैं, तेज़ हवाएं चलने लगते हैं। नीलिमा की फैमिली सोचते हैं कि हम घर सेफली पहुंच पाएंगे भी या नहीं। फिर भी जैसे तैसे करके नीलिमा और उसकी फैमिली घर पहुंच ही जाते हैं, सेफली पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो नीलिमा की जो हालत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब नीलिमा वैसा कोई बर्ताव नहीं करती। जैसे पहले वो अकेले में बातें करती थी, दीवारों में देख के वो जो बोलने लगती थी, वो सब उसने करना छोड़ दिया था। इनके फैमिली अब समझ आ चुका था कि उसकी जो बेटी नीलिमा है वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। इसके बाद नीलिमा की जो फैमिली है वो फिर से पंडित जी के झोपड़ी में वापस जाने के लिए डिसाइड करते हैं। पंडित जी के कुछ खाने पीने का सामान, उसका कुछ कपड़ा लेके उसकी जो बेटी को जो ठीक किया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो फिर से पंडित जी के पास जाने के लिए डिसाइड करते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो जो नज़ारा था वो देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं था, ना ही कोई पंडित जी थी। और गांव के जो लोग हैं, आसपास के लोग, जब उससे पूछा पंडित जी के बारे में तो उन्होंने बताया, तो वो जो गांव वाले हैं वो बताते हैं कि उस तूफ़ानी रात के बाद उस पंडित जी की जो झोपड़ी है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है, और पंडित जी कहाँ है अभी किसी को पता नहीं है। और उसके बाद पंडित जी कहीं भी दिखी नहीं। इसके बाद नीलिमा की जो फैमिली है वो वापस अपने घर आती है। नीलिमा तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन पंडित जी कहाँ है वो आज तक किसी को पता नहीं चला। तो ये थी आज की कहानी, हमारे नरेटर आर.के. बवा की माँ के साथ घटी एक सच्ची घटना। और ऐसे ही डर और भूतिया कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हॉरर फाइल्स एवरी संडे only on RS Fan Fiction channel. Don't forget to like this video and subscribe my channel and press the bell icon.